अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मिज़ना वकास। अक्सर हम दो लोगों के पास जाते हुए बहुत घबराते हैं, या तो डॉक्टर या फिर वकील। हमें समझ ही नहीं आ रहा होता कि हम जाके इनसे लीगल एडवाइस कैसे लें। हमारा आज का शो उन तमाम व्यूवर्स के लिए जो घबराते हैं किसी वकील से बात करने के लिए, क्योंकि हमारे आज के गेस्ट हैं एक वकील जो आपको बताएंगे कि आप अपने मैटर्स लीगली किस तरह बआसानी सॉल्व कर सकते हैं। इन सारी कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए हमने आज अपने शो में इन्वाइट किया है एडवोकेट सरदार अली शेर को। प्लीज वेलकम सरदार अली शेर। अस्सलाम वालेकुम सलाम। देखिए, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। काले कोट वालों से क्यों घबराती है हमारी आवाम? बिल्स की वजह से, जिस तरह डॉक्टरों से घबराती है। बड़े बड़े बिल्स, और इंसाफ बड़ा महंगा है। तो क्यों देते हैं आप लोग इतने महंगे महंगे बिल्स उन लोगों को? तो काम भी वैसा ही, काम की नौयत भी वैसी होती है। कैसे पता चलता है कि मुजरिम है या नहीं है? भाई केस तो हम फिर भी लेते हैं, मुजरिम हो या ना हो, वो हमारा काम ही नहीं। हम वकालत करते हैं, फैसला जज देता है। कोई गलत हुआ है कभी, कोई फैसला या फिर आपकी तरफ से कि आपने किसी के लिए केस लड़ा और आपको बाद में पता चला हो कि ये गलत हो गया है कुछ? ये हार या जीत क्लाइंट की होती है, वकील अपना काम करता है। तो आप इस बात की श्योरिटी नहीं देते कि मैं अगर केस लड़ा हूं तो जीत के दिखाऊं? नहीं जी, मैं क्लाइंट को बिल्कुल सब चीजें पहले से बताता हूँ कि ये प्रोज है, ये कौन है। हाँ। इधर आपकी जीत है, इधर आपकी नहीं है। बाकी इट्स अ गैम्बल। और किन बेसिस पे आप केस लेते हैं किसी क्लाइंट का? इट डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, बहुत सारी चीजें। केस कितना एक्सेसिबल है मेरे लिए, कोर्ट कितनी एक्सेसिबल है मेरे लिए, और क्या फीस जो सबसे बड़ा फैक्टर है मेरे लिए कि क्या वो उस पर उतरते हैं, तो उसके बाद मैं फिर उसी तरह अपना टाइम इन्वेस्ट कर। कोई नेगोशिएशन करते हैं अपनी फी में अगर कोई पे ना कर सके? होती है। एक खास तौर पे ऐसी सिचुएशन में जब पता हो कि होने वाला काम है और मुझसे हो सकता है और मेरे ज़्यादा एफर्ट भी रिक्वायर्ड नहीं है, तो चलो यार कम में कर दो, कम थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो। अक्सर वकीलों के क्लैशेस होते हैं आवाम के साथ, लोगों के साथ हम देख रहे होते हैं, वकीलों के ऊपर लोग हमले कर रहे होते हैं, कुछ मसले वसाइल होते हैं, कभी उनको फेस करना पड़ा आप? नहीं, इस तरह की सिचुएशन मेरे सामने कोई प्रोटेस्ट वगैरह? नहीं, आई हैव नेवर बीन पार्ट ऑफ एनी पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर्स। मैं दूर रखा है मैंने अपने आप को। खवातीन के केसेस ज्यादा लड़े हैं या मर्द हजरात? दोनों तरह के आते हैं। खवातीन के ज़्यादातर डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस होते हैं, मेजॉरिटी खुला केसेस होते हैं, और मेंटेनेंस रिलेटेड केसेस होते हैं। क्या रीजन है अली शेर जो आजकल हमारे यहाँ हो गया है कि एक खुला या डिवोर्स लेना एक ट्रेंड समझे हो गया है कि जिसको जहाँ पे लगता है कि औरतों को अपने हुकूक के बारे में ज्यादा पता चल गया? देखिए, औरतें बोरियत में अगर शादी ना करें तो तलाक़ें होना कम हो जाएंगी। बोरियत में? और मर्द भी बोरियत में शादी ना करे तो निभाने के लिए शादी करे, निभाने के लिए करे, सोच समझ के करे, जिंदगी भर का डिसीजन है। ऊपर से बहुत ज्यादा डिवोर्स रेट्स इतने बढ़ गए हैं कि ग्लोरीफाई हो गई, चीज बहुत कॉमन हो चुकी है। और अच्छा है, वैसे होना भी चाहिए कि अगर किसी के साथ कोई रिलेशंस नहीं बन रहे तो आपको इस्लाम भी इजाज़त देता है और आपको कानून भी इजाज़त देता है और आपको आपका ज़मीर भी इजाज़त देता है। अच्छा, बट आई हर्ड कि आप लोग पहले काउंसलिंग करते हैं, आप लोग कोशिश करते हैं कि रिश्ता बच जाए या वो लोग साथ रहें, या फिर डायरेक्टली आप लोग? नहीं जी, हमारे पास तो बिल्कुल एक ऐसे रिजल्ट पे आते हैं कि जब चीज़ें आखिरी सांसें चल रही होती है रिश्ते की। तो नेगोशिएट करवाना डिवोर्स केसेस में जो है प्राइमरीली उनकी अपने पेरेंट्स का काम है, या कोर्ट एक दफ़ा प्री ट्रायल कंडक्ट करती है खुला के केसेस में कि आमने सामने पार्टीज को बिठाती है और कोशिश करती है कि इनके बीच में मामला तय हो जाए। बट अगर नहीं होते तो खुला ग्रांट हो जाता है। कोई फेक डोमेस्टिक वायलेंस आपने देखा कि किसी ने आके आपसे कहा मेरे साथ वायलेंस हो रहा है लेकिन वो एक्चुअली में हो नहीं रहा था? देखिए जी, डोमेस्टिक वायलेंस की दो शिकें, एक तो फिजिकल है और एक वर्बल है। तो डोमेस्टिक वायलेंस तो वर्बली भी अब्यूज जो है, वर्बल अब्यूज इज आल्सो डोमेस्टिक वायलेंस। तो हमारे पास जिस तरह की क्लाइंट्स, फीमेल क्लाइंट्स आती हैं, वो मैसेजेस दिखाती हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें दिखाती हैं जिससे एस्टैब्लिश हो जाता है कि। लेकिन कभी कोई फेक केस आपकी नजर से नहीं गुजरा क्या? देखिए, आते हैं, आते जाते रहते हैं। तो हाउ यू टैकल देम? करना पड़ता है, काम है। उनको बता देते आप झूठ बोल रहे हैं, मैं केस नहीं लड़ा? नहीं, उसको झूठ में थोड़ा सच में लाना पड़ता है। हाँ। और चीज को ज्यादा पक्का करना पड़ता है, और काम तो काम है जी। तो ये उसके साथ ज्यादती नहीं है जिसके खिलाफ आप लड़ रहे हैं? वो उसका और उसके वकील का मसला है। ज्यादा इंसाफ उसको उसका वकील ज्यादातर केसेस हारे या जीते आप? जी, मैंने कभी भी इस तरह अपनी वकालत को लेके चला नहीं हूँ, हार या जीत लेके। मैंने हमेशा कुछ ना कुछ सीखा ही है, हार की भी जीत के भी। और कभी हुआ है कि कुछ केसेस में जब मैं समझता हूँ कि मेरे हाथ से अब निकल चुकी है, तो मैं क्लाइंट को खुद ही कह देता हूँ कि जी अब आप अगले फोरम पे इस आदमी के पास चले जाए, ये ज़्यादा मुझसे बेहतर कर सकेगा। सो आई हैव नेवर काउंटेड हाउ मेनी टाइम्स आई हैव लॉस्ट और आई हैव वन। और कभी ऐसी सिचुएशन आपने फेस किया कि आपके पास क्लाइंट आया, उसने सारी बातें की, सब कुछ हो गया, आप केस लड़ने जा रहे हैं और उन्होंने केस वापस ले? जी होता है, बिल्कुल होता है, बहुत नेचुरल है। फी ले लेते हैं तब?
नहीं, उस वक्त नहीं लेते, पहले नेगोशिएट वो करते हैं, हम मैं डिसाइड करता हूँ जी, मैं भी पूरा 100% तो गाइड नहीं करता हूँ, मैं भी मोटा मोटा ही गाइड करता हूँ कि यही चीज़ें हो सकती हैं। अब उसको किस तरह एग्जीक्यूट करना है वो आई डोंट टेल, बिकॉज होता है क्या है कि वो आपसे आपकी चीज़ सुन के किसी और वकील से वही काम सस्ते में करवा लेगा। तो मार्केट में तो हर तरह के लोग बैठे हैं, ना तो कोई नहीं करता काम को, बट मैं ज़्यादा एडवाइस नहीं देता। अच्छा, आपको क्या लगता है कि हमारे यहाँ औरतों के हुकूक से आता है, अगर कोई केस इस तरह का सामने आता है डिवोर्स का, जी, तो वो तो एक चीज़ है कि खुला और तलाक होती है, उसकी शरह अलग अलग है, लेकिन आपको क्या लगता है कि ख़वातीन के हुकूक हमारे यहाँ ज़्यादा है पाकिस्तान में, या फिर मर्दों को ज़्यादा हुकूक हासिल है? देखिए जी, ख़वातीन की अपनी जगह है सोसाइटी में, मर्द की अपनी जगह है सोसाइटी में। बड़े नाप तोल के जवाब दे रहे हैं आप। जी, ख़वातीन की मेंटेनेंस के केसेस, फैमिली कोर्ट्स जो बनी है वो बेसिकली बनी ही ख़वातीनों की, और मर्द के प्रॉब्लम्स डिफरेंट हैं क्योंकि वो फील्ड में होता है ज़्यादातर, कि कभी चेक बाउंस के मसले, तो कभी एक्सीडेंट केस, तो कभी कोई कभी कुछ, तो इस तरह के फिजिकली केसेस उनके। लेकिन आमतौर पे कहा जाता है कि ख़वातीन को ज़्यादा मिल जाता है प्रॉपर्टी में हिस्सा, या ज़्यादा केसेस में ये होता है कि ख़वातीन के साथ एक सिंपैथी भी होती है लोगों की, तो उनके हुकूक हमारे यहाँ ज़्यादा है, मर्दों के कम है। तो आप इस कन्फ्यूजन को ज़रा क्लियर करें कि हुकूक बराबर। कुछ भी नहीं है, देखिए जी, आपका शरिया बहुत क्लियर है इस चीज के ऊपर के इनहेरिटेंस में किसका क्या हिस्सा बनता है। शरिया लॉ बहुत क्लियर है, इस्लामिक लॉ इज वेरी क्लियर ऑन दैट। आज से नहीं, वो शुरू से, और एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि हमारी लॉ में एक अच्छा प्लस फैक्टर ये है कि बाकी मुल्कों की तरह जो है इसमें लड़ाई झगड़ा नहीं होती कि जी उसको ज़्यादा हिस्सा चला जाएगा या इसको कम हिस्सा चला जाएगा। शरई तौर पर बड़ा एक बैलेंस्ड हिस्सा सबको मिलता है। एडवोकेट अली शेर है हमारे साथ, हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। अली शेर है हमारे साथ। हम आपसे पूछ रहे थे कि ड्रामाज में बहुत बार ऐसा होता है कि हम 3 लफ्ज़ सुनते हैं, यू नो व्हाट आई मीन, और फिर सोचते हैं रिश्ता ख़त्म हो गया। क्या हकीकी ज़िंदगी में भी ऐसा होता है कि 2 लोगों ने मौजूद हैं एक रूम में और शौहर ने बीवी को तलाक दी और वो हो गई, या गवाहों का होना ज़रूरी होता है? नहीं जी, देखिए, इस्लाम इस चीज़ के ऊपर बड़ा क्लियर है कि अगर वर्बली 3 तलाक दे दी विद इंटेंशन एक शौहर ने अपनी वाइफ को, तो दैट विल बी कंस्ट्रूड एज अ वैलिड डिवोर्स। ये कहीं पे भी नहीं, मेरे इल्म में ऐसा नहीं है कि कहीं पे ये लिखा हुआ है कि इसके लिए गवाहों का होना ज़रूरी है। अगर एक मर्द पूरे होश व हवास में अपनी बीवी को 3 तलाक के प्रोनाउंस कर देता है तो दैट इज कंस्ट्रूड एज अ वैलिड डिवोर्स, और वो क्लियरली बीवी के कानों तक पहुंची है, तो इट मीन्स कि वो हो गई है। इट हैज़ टू बी कम्युनिकेटेड। आज के ज़माने में तो इट इवन हैपन्स ओवर व्हाट्सएप, तो कम्युनिकेशन है, या फोन पे या व्हाट्सएप पे या इन पर्सन, तो वो हो सफाइस कर जाता है। एज पर लॉ क्या होता है? एज पर लॉ जी, देखिए, हस्बैंड इज प्रोनाउंसिंग तलाक टू हिज वाइफ, तो उस सिचुएशन में वो डिवोर्स डीड भेजेगा, और उस डिवोर्स डीड को एक मिच्योर होने में एक उसका 3 महीने का टाइम पीरियड है। यहाँ पे जो आर्बिट्रेशन काउंसिल्स हैं, जिस तरह CBC है, पार्टीज को रिकन्सिलिएशन के लिए टाइम देता है बिफोर इशूइंग अ डिवोर्स सर्टिफिकेट। तो पार्टी CBC जाती हैं, दोनों को बुलाया जाता है, आमने सामने बिठाया जाता है, और CBC कोशिश करता है कि पार्टीज आपस में रिकन्साइल करें। अगर रिकन्साइल नहीं करते तो वो तीसरे जंक्चर पे आकर डिवोर्स डीड जो है वो सर्टिफिकेट इशू कर देता है। और अगर खातून खुला की तरफ जाती है तो वो उसको पहले कोर्ट में जाके केस फाइल करना पड़ता है। कोर्ट में केस फाइल करने के बाद भी अदालत एक अटेम्प्ट करती है कि वो प्री ट्रायल प्रोसीडिंग्स कंडक्ट करे पार्टीज़ के बीच में, जिसमें दोनों को आमने सामने बिठाया जाता है और कोशिश की जाती है कि इनके बीच में चीज़ें रिकन्साइल हो। अगर नहीं होती रिकन्साइल तो उस सिचुएशन में कोर्ट जो है वो तलाक जो है वो प्रोनाउंस करवा देता है। और लेकिन वो पहले एक ऑलरेडी तलाक देके आए हैं और वो हो चुकी है, तो फिर रिकन्साइल के बाद वो दोनों साथ रह सकते हैं? अगर कोर्ट के थ्रू रिकन्सिलिएशन हो रही हो तो बिल्कुल जी, वो तलाक इनफेक्टिव हो चुकी है। आपने लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पूछो जी, तो अगर तो कोर्ट ने दोनों पार्टीज को बिठाया आमने सामने और रिकन्साइल करवा दिया खुला के केस में, तो बिल्कुल जी, दे आर गुड टू गो एज हस्बैंड एंड वाइफ। खुला के केस में ऐसा होता है, लेकिन अगर डिवोर्स हस्बैंड ने दी है, तलाक दी है, तो नहीं होगा। उस सिचुएशन में जो CBC बैठा है वो भी कोशिश करता है कि रिकन्साइल करना। तो इस तरह तो वो हुई नहीं। फिर किस तरह कि अगर किसी हस्बैंड ने तलाक दी है अपनी बीवी को और आप लोग रिकन्साइल करवा रहे हैं, तो ये रिश्ता तो दोबारा जुड़ जाता है ना, क्योंकि CBC जो है वो जुड़वा रहा है इस रिश्ते को, दोनों पार्टीज को आमने सामने बुला के एक आर्बिट्रेशन काउंसिल बनाया ऐसी चीज के लिए गया है कि दोनों पार्टीज को आमने सामने बिठाया, उनकी डिफरेंसेस को रिकन्साइल करवाने की कोशिश करे, और अगर मियाँ बीवी राजी हो जाते हैं तो वो डिवोर्स कैंसिल हो जाती है। आप लोगों के अकॉर्डिंग अगर कोई बच्ची शादी कर रही है तो उसकी एज क्या होनी चाहिए, और अगर अंडर एज जो पेरेंट्स शादियां कर देते हैं बच्चों की मर्जी या मंशा के खिलाफ,
तो उसकी सज़ा क्या होती है? देखिए जी, लीगली बाइंडिंग एज एक शादी की 18 साल है। 18 साल से कम की उम्र की लड़की की अगर शादी उनके माँ बाप उसकी बगैर इजाज़त से करवाते हैं तो वो उसकी सज़ा है 3 साल और 45,000 रुपये जुर्माना है। जो भी सोलिसिट करता है इस तरह के रिलेशंस को कि शादी करवा दे, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि इसमें लड़की की हाँ है या नहीं है। तो हमारी सोसाइटी में अभी भी अनफॉर्चुनेटली इस तरह की अंडर एज मैरिजेस हो रही हैं, जो बहुत सारी तो मीडिया पे आ जाती हैं या सोशल मीडिया पे वाज़ेह हो जाती हैं, बहुत सारी नहीं भी होती, एंड दे गो अनचेक्ड। तो उन लोगों को कहाँ जाना चाहिए, किससे बात करनी चाहिए अगर वो उसके खिलाफ है या वो नहीं करना चाहते? देखिए जी, अथॉरिटीज़ हैं, उसके लिए पुलिस है, वो वुमेन प्रोटेक्शन सेल है, एक शारा फैसल पे बना हुआ है। और उसके अलावा आपके पास पुलिस का है, 15 का ज़रिया है, एप्लीकेशंस है, और सिंध पुलिस का अपना जो है वो कंप्लेंट पोर्टल भी एक है जो एक्सेसिबल है आजकल, तो सबके पास इंटरनेट की फैसिलिटी भी होती है। और मोबाइल फ़ोन एक्सेस के थ्रू भी आईजी के अपने कंप्लेंट सेल्स हैं जिसमें जो है ग्रीवेंसेस और शिकायत जो है वो दर्ज की जा सकती है। तो वो प्लेटफॉर्म्स हैं जो हम यूज़ जी हाँ, कर सकते जी हैं हाँ, अगर हम इस तरह का कोई केस देख रहे हैं। अच्छा, बहुत बार ऐसा होता है, बल्कि आम तासुर मैं कहूँगी, लोग कहते हैं कि इंसाफ मिलने में बड़ी देर हो जाती है, ऐसा क्यों? देखिए जी, बैकलॉग बहुत ज़्यादा है, हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से कोटे बहुत कम है और पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और कोर्ट्स में उस तरीके से रिसोर्सेज है नहीं। तो उसका सलूशन यही है कि अदालतों को बढ़ाया जाए, अदालतों को ब्रेक किया जाए और मज़ीद डिस्ट्रिक्ट्स में मज़ीद सब कोर्ट्स बनाई जाए ताकि जो केसेस हैं वो उनके जुरिडिक्शन के हिसाब से जब जाएं अदालतों में तो उनका फैसला जल्दी हो सके। ये जो बैकलॉग है, बैकलॉग इसी वजह से है कि आपकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है और आपकी अदालतें जो है दे हैव बिकम ओवरबर्डन्ड विद अ लॉट ऑफ केसेस। ख़ास तौर पे भी हाई कोर्ट ने जो सिविल कोड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस पास की है फरवरी में, उसमें हाई कोर्ट की जितनी भी सिविल सूट्स हैं वो सारे ट्रांसफ़र कर दिए गए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लेवल पे। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो इतना वेल इक्विप्ड है नहीं कि वो हाई कोर्ट की भी बर्डन को संभाल सके। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चरल लैप्स है जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेवल पे भी है, और उसको जितना आप इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा करेंगे, नए जजेस अपॉइंट करेंगे और उसको ब्रॉडन करेंगे, इंसाफ उतने केसेस डेली बेसिस पे सॉल्व होते जी जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसका मतलब कोर्ट ज़्यादा होनी चाहिए हमारे। कोर्ट ज़्यादा होनी चाहिए। और क्राइम रेट बढ़ने की खास वजह क्या है? वैसे तो लोग ये कहते हैं कि बेरोजगारी है, उसके अलावा आपको क्या लगता है कि इतने क्राइम्स क्यों होते हैं हमारी देखिए, सोसाइटी में? क्राइम कुछ लोगों को एक जहनी प्रॉब्लम भी होती है क्राइम करने की, और कुछ लोग क्राइम मजबूरी में करते हैं और मजबूरी कुछ शौकिया भी करते कुछ शौकिया भी करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं कि अभी मैं आपको बताऊं कि मेरे किसी जानने वाले के साथ हुआ था मोबाइल स्नैचिंग अटेम्प्ट। तो जब हॉस्पिटल में पुलिस एम्बल के लिए गई और सारी चीज़ों के लिए, तो उससे जब पूछा कि भाई तुमने इस तरह का काम क्यों किया, बोला ये तो हमारे लिए गेम है, कभी इसमें आप जीतते हो कभी हम जीते। तो उनको आदत हो चुकी होती है शॉर्टकट मनी की। जिस आदमी को इस चीज़ की आदत हो चुकी हो कि जिसको मोबाइल स्नैच करके 20-40 हज़ार रुपये उसको शॉर्टकट से मिल सकते हैं, सुबह उठ के नौकरी पे नहीं जाया जा सकता उससे। बिल्कुल। तो ये अहम वजह है कि लोगों के पास एक तो शॉर्टकट चाहिए उनको, दूसरा उनके पास जॉब्स नहीं है, और कुछ ऐसे भी हैं जो एज अ हॉबी इसको एज अ हॉबी, एज अ शौक करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। इन लोगों की क्या सजा होती है अगर ये पकड़े जाए? तो इनको कोई सजा होती है? जो स्नैचर्स होते हैं, वैसे तो आजकल मैं देख रही हूँ कि लोग खुद ही बदले ले लेते हैं, लेकिन इनकी क्या सजा है? देखिए जी, पाकिस्तान पीनल कोड है जो गवर्न करता है सजाओं को पाकिस्तान में, और उसके अंदर डिफरेंट सेक्शंस हैं जो इस तरह के ऑफेंसेस को डील करता है। उसमें थेफ्ट भी है, उसमें रॉबरी भी है, उसमें एक्सटॉर्शन भी है। तो उसमें मज़ीद मुख्तलिफ बहुत सारे सेक्शंस हैं जो FIR कटने के टाइम पर जो है उनका प्रॉपर अंदराज किया जाता है उन सेक्शंस का FIR के बुक में। कोई वर्स्ट केस जो आपने देखा हो अब तक? जी हाँ, एक मर्डर केस था, वो मेरी वो ज़िंदगी का पहला केस था जो आज दिन तक मुझे FIR 99/2015 नॉर्थ नाज़िमाबाद थाने की, जिसमें एक बड़ा कोल्ड ब्लडेड मर्डर किया क्या एक पान के कैबिन वाले ने एक टैक्सी ड्राइवर का, और मेरा ज़िंदगी का पहला केस था वो। एंड व्हाट वाज द रीजन? पर्सनल एनिमिटी, कोल्ड ब्लडेड मर्डर जी। कोई ऐसा वो तलक कलामी आपस में हो जाना, और फिर उसने छुरी निकाली अपने पान के कैबिन से और उसने जाकर जो है वो उसको मर्सीलेसली जाके स्टैब किया। और कुछ लोग जो साथ खड़े हुए थे वो प्रोवोक भी कर रहे थे कि मार दो, ये कर दो, वो कर दो। तो मेरी ज़िंदगी का पहला केस ही मर्डर केस था। और आप किसके लिए लड़ रहे थे? पान वाले? आई वॉज फॉर द एक्यूज्ड जो उसमें था। बट कुछ टाइम के बाद, तकरीबन 2 महीने के बाद, जब मैंने जो विक्टिम है उनकी फैमिली मेम्बर से मुलाकात की और उन्होंने मुझे सारी सिचुएशन का बताया कि वो ख़ानदान का एक अकेला फ़र्द था और उसको बड़े कोल्ड ब्लडेड तरीके से जो है वो ये किया गया, तो मैंने वो केस रिटर्न कर दिया था।
और फिर उसके बाद कुछ पता चला, क्या अपडेट हुई, उनको इंसाफ मिला, नहीं मिला, क्या हुआ? लास्ट आई हर्ड कि कन्विक्शन हो गई थी, उनको सजा सुना दी गई थी, और उसके बाद क्या वो अपील में गए या नहीं गए, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट। एडवोकेट अली शेर है हमारे साथ, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है, उसके अलावा अवेयरनेस भी मिल रही है एज पर लॉ पाकिस्तान में हम क्या कर सकते हैं और क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास। इसके बाद हम इनसे पूछेंगे कुछ फैमिली डिस्प्यूट में जो हमारे बच्चे फेस करते हैं वो कस्टडी किसको मिलती है। तो कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अली ये बताइए कि बहुत सारी फैमिली में जब डिस्प्यूट होता है पेरेंट्स का तो बच्चे सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं। तो आप लोगों के अकॉर्डिंग, लाइक लॉ के अकॉर्डिंग, वो बच्चे किसकी कस्टडी में जाते हैं? क्या एज लिमिट होती है, तब तक वो माँ के पास रहते हैं, फिर बाप के पास जाते हैं, या फिर बालिग होने के बाद वो खुद डिसाइड करते हैं? देखिए, फॉर बॉय इट्स 8 years। 8 years। जी, 8 साल की उम्र तक बच्चा जो है वो अपनी वालदा के पास ही रहता है। हिजानत का जो राइट है वो लाइज विद द मदर। खातून का है, बच्ची का है कि वो जब तक बालिग नहीं हो जाती तब तक उसको अपनी वालदा के पास ही रहना है, और उसके बाद देन शी इज फ्री टू चूज वेयर एवर शी वांट्स टू गो। बट द प्राइमरी राइट ऑफ हिजानत ऑलवेज रेस्ट्स विद द मदर। कि माँ अपने बच्चों को 8 साल और जब तक बेटी बालिग ना हो जाए उसको अपने पास रखेगी, फिर उनके पास इख्तियार है कि वो डिसाइड करें हम फादर के पास रहें, मदर। लेकिन हो सकता है कि वो फादर के पास जाना चाहते हो उस एज में, माँ के पास ना रुकना चाहते हो, फिर क्या होता है? देखिए जी, कोर्ट डिटरमिन करती है बच्चे का वेलफेयर, और वालिद जो है उसका रोल है कि वो एक फाइनेंशियली वेलफेयर जो है बच्चे को वो हर तरीके से प्रोवाइड करे, चाहे वो उसकी स्कूल की फीस हो या उसकी अपब्रिंगिंग हो। जबकि माँ का काम है कि वो केयर करे और नर्चर करे और ग्रूम करे औलाद को। तो जो है ये एक बड़े बायोलॉजिकल रोल्स हैं अनफॉर्चुनेटली, बट ये हैं, एग्जिस्ट करते हैं, और आजकल के ज़माने में भी कोर्ट्स भी इसी तरफ ही इंक्लाइंड होती हैं कि वालिद साहब पे सारा वेलफेयर का प्रेशर होता है और वालदा की तरफ केयर एंड नर्चर का प्रेशर होता है। जो नान नफका होता है उसका क्या आप लोग करते हैं अपने अकॉर्डिंग, आपके लॉ के अकॉर्डिंग, कि अगर बच्चे जा रहे हैं माँ के पास तो बहुत से फादर ऐसे होते हैं जो उनका खर्चा नहीं देते कि जब मेरे पास आएंगे तब मैं दूंगा, या मैं नहीं दे रहा तुम रखो, या मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ, XYZ कुछ भी। देखिए जी, उसके लिए लॉ बड़ा क्लियर है। अगर एक वालिद मना कर देता है बच्चों की मेंटेनेंस देने से, तो उसके खिलाफ कोएर्सिव एक्शन लिया जाता है कोर्ट की तरफ से, या उसकी प्रॉपर्टीज को अटैच किया जाता है, या उसके एसेट्स को अटैच किया जाता है, या उसको सिविल जेल भेजा जाता है। तो कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं। फादर कैन नॉट गो स्कॉट फ्री कि बच्चे पैदा करके उसके बाद मेंटेनेंस से फिर रिफ्यूट कर जाए कि मैं जी नहीं देता। तो कोर्ट के दरवाजे बिल्कुल देर है। लेकिन हमारे यहाँ शायद अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि मैं भी बहुत सारे ऐसे लोगों से दिन में मिलती हूँ जो सिंगल मदर हैं, 4-4 बच्चे पाल रही हैं और फिर जॉब कर रही हैं इस मजबूरी में कि बच्चों की फ़ी पे करनी है, उनके खर्चे उठाने हैं, वो नाना के पास रह रहे हैं, कोई मामू नहीं है, कोई मजीद कफील नहीं है घर में, और हस्बैंड ने बिल्कुल मना कर दिया है कि मैं कतई ताल्लुक बच्चों से भी नहीं मिल रहा है। तो फिर ऐसे में उन खवातीन को क्या करना चाहिए? उनके लिए ईजी एक्सेस क्या? उनके लिए ईजी एक्सेस जी कोर्ट ही है। देखिए, हर इस तरीके से जो भी विक्टिम है या डिप्राइव्ड है इन चीज़ों से, वो कोर्ट जा रहा है और कोर्ट रिलीफ देती है। लेकिन वो सिंगल मदर जो 4 बच्चों को भी पाल रही है, अपने बाप को भी देख रही है, उसके पास तो फी नहीं है वकील को देने के लिए। देखिए, फिर प्रो बोनो लॉयर्स भी बैठे हैं, बहुत सारे NGOs भी हैं, ट्रस्ट्स हैं जो फैमिली की इस तरह के केसेस को ऑन अ ब्रॉडर स्केल टेकअप करते हैं। तो अवेयरनेस की गेम है सारी। अगर आप थोड़ा सा इस पर रिसर्च करें और देखें कि कौन सारे NGOs हैं जो इसमें एड करते हैं, सो दरवाज़ा कानून के लिए जो है वो कोर्ट का सबके लिए खुला हुआ है। पेशेंस लूज किया है कभी लोगों को काउंसिल करते करते, केस सुनते सुनते? सच बताइए। काफ़ी दर किया? काफ़ी दर। क्या रिएक्शन होता है? रिएक्शन जाइए, मैं आपका केस नहीं लड़ा। नहीं, हर रिएक्शन, कुछ इस तरह के क्लाइंट होते हैं जो वकील बनने की उनको शौक होता है। हाँ। तो आप अगर उनसे एक कागज मांगो तो वो 100 ले आते हैं। सही। और फिर वो कहते हैं ये भी देखो, ये भी देखो। तो बेसिकली वक्त बर्बाद करने पे एक की जगह 10 थप्पड़ लिख दो। हाँ, तो मतलब जो है वो कागजों की वजह से जो है वो अक्सर और बेशतर ऐसा होता है कि बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है, क्योंकि हमारा टाइम बड़ा कीमती है। सो यस, होता है, बिल्कुल गुस्सा आता है, नेचुरल है। बहुत सारी फैमिलीज में बच्चे अलग हो जाते हैं, ननियाल में चले जाते हैं, डिवोर्स हो जाती है, डिस्प्यूट हो जाता है, तो बच्चों को प्रॉपर्टी किस एज में मिलती है, या उस वाइफ का क्या हिस्सा होता है जिनसे उन्होंने तलाक दी है या तलाक दी गई है? देखिए जी, वाइफ का कोई हिस्सा नहीं होता। अगर तलाक हो जाती है तो वो अपने शौहर पर नामहरम है, और वाइफ को कुछ नहीं मिलता शौहर की जायदाद से? नहीं जी, कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। ये एक अमेरिकन कॉन्सेप्ट है, एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। तो शादी के फौरन बाद अपने नाम करवा ले चीजें। जी, बेहतर यही है।
कि आप अपना आपको फाइनेंशियली सिक्योर कर लें, और करना भी ऐसी चाहिए क्योंकि लॉ के eventually- अकॉर्डिंग कुछ नहीं मिलेगा। नहीं जी, ये वेस्टर्न लॉ में है, पाकिस्तान के लॉ में ऐसा कुछ भी नहीं है। और अकल यही कहती है कि शौहर से अपना आपको फाइनेंशियली सिक्योर कर लें क्योंकि इवेंचुअली यू आर द मदर ऑफ हिज किड्स। लेकिन बस वो हक महर तक मिलेगा जो उनको जी मिलना है बिल्कुल, बस। बिल्कुल जी ऐसा ही है। और बाकी जो अपनी एसेट्स लेके गई थी जहेज के नाम पे वो मिलता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और बच्चों को कब मिलता है? और वालिद साहब के इंतकाल के बाद, जब वो लीगली इनहेरिटेंस के हकदार हो जाए। और अगर ददियाल वालों से डिस्प्यूट हो जाए वो ना दें फिर जी उसके लिए एक सिविल सूट की रेमेडी है आपके पास, सक्सेशन एक्ट 1925 का। कोर्ट्स हैं उसके लिए जिसे आप बाकायदा रुजू कर सकते हैं, और मिल जाता है जी। इवेंचुअली इस चीज़ में लॉ बड़ा क्लियर है कि अगर प्रॉपर्टी नाम पे थी वालिद साहब के, वालिद साहब अब इंतकाल कर गए हैं, तो बच्चों का राइट है कि वो उसको इनहेरिट करें एज पर द सक्सेशन एक्ट। और अगर ददियाल की तरफ से कोई प्रेशर है तो वो सिविल सूट फाइल करेंगे। अच्छा, आजकल एक चीज का और बहुत ट्रेंड है, गिफ्टेड प्रॉपर्टी। जी, उसके ऊपर डिस्प्यूट्स देखे आपने आजकल? कोई केस आया हो? गिफ्टेड प्रॉपर्टी को अगर आप रजिस्टर ना करवाएं हाँ, तो वो हवा में ही टंगती रहती है। ओके। कानून बड़ा वाजे तौर पे हर चीज़ के बारे में, रजिस्ट्रेशन एक्ट है, स्टैम्प एक्ट है, बहुत सारे एक्ट्स हैं जो बड़े क्लियरली कहते हैं कि अगर आपने किसी को गिफ्ट किया तो उसके ये रिक्विजिट्स हैं, ये आपने पूरे करने हैं, तो आप उसको करें। पूरा करने के बाद वो कहते हैं कि कंसर्न रजिस्ट्रार के पास या कंसर्न रजिस्ट्री जहाँ पर है उस प्रॉपर्टी के, वहाँ पर उसको रजिस्टर करवाएं। अक्सर व बेशतर हमारे यहाँ सारा काम स्टैम्प पेपर पे हो जाता है 100 रुपए वाले, और समझते हैं कि जी बस यही लीगल कागज था, अब जो होना था इसी पे हो गया। और वो सब बना भी देते हैं, उसकी कॉपी भी बन सब जाती बन है, जाता है, जाली साइन भी बन जाते हैं, सब हो जाता है। तो वो इट इज़ अ मिसकंसेप्शन बेसिकली। लेकिन होता यह है कि किसी भी एग्रीमेंट को अगर किसी दो पार्टीज के बीच में पार्टनरशिप भी है तो इट हैज़ टू बी रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार। और अगर वो किसी प्रॉपर्टीज के कंसर्निंग एक एग्रीमेंट है तो इट आल्सो हैज टू बी रजिस्टर्ड विद द सब रजिस्ट्रार, तो ताकि उसको एक चीज जेन्युइन हो जाती। मतलब गिफ्टेड प्रॉपर्टी को रजिस्टर करवाना जरूरी है, अदरवाइज उसकी कोई अहमियत नहीं है आप लोगों के लिए। कोई अहमियत। अच्छा, कुछ प्रॉपर्टीज के तनाजात होते हैं, कुछ चीजें होती है जो स्कैमर्स होते हैं या कोई झूठ बोल रहा होता है, या बहुत से लोग आपको बेवकूफ बना के कुछ प्रॉपर्टी बेच देते हैं, पता चलता है वो लैंड एग्जिस्ट ही नहीं करता यहाँ पे। जी ऐसे केसेस कभी फेस किए? जी बिल्कुल होता है। असल में वकील से शुरू में 50,000 लाख रुपए बचाने के चक्कर में लोग फिर 50 लाख करोड़ रुपए की फीस पे आ जाते हैं। उसकी वजह यही है कि अगर आप किसी से कोई चीज़ प्रॉपर्टी खरीदते हैं या जायदाद खरीदने जाते हैं तो उसके कागज़ और उसके एग्रीमेंट और इसकी जितनी भी लीगल चीज़ें हैं वो किसी वकील के पास जाके एक स्टैंडर्ड सी फ़ी अदा करके अपने कागज़ आप साफ़ सुथरे तरीके से बनवा लें। जैसा मैंने पहले कहा कि हर आदमी को वकील बनने का शौक़ हो जाता है, चाहता है मैं घर में एग्रीमेंट बनाऊँ और जाके बस साइन करवा लूँ। बिल्कुल। तो वकील है, आप उसके पास चले जाए, वो आपको प्रोफेशनली गाइड करे, आपके प्रॉपर डीड्स बनाए, उन डीड्स को रजिस्टर करवाए, उनमें गवाह बिठाए, उनको नोटराइज करवाए, टेस्ट करवाए, और उसके बाद आप जब डील करेंगे तो अल्लाह ने चाह कभी भी कोई मार नहीं खाएगा। इंस्टिंक्ट कितनी स्ट्रांग है आपकी कि अगर दो लोग आए एक ही केस के लिए आपके पास, तो आप कैसे जज कर सकते हैं कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है, मैं किसके लिए लड़ूंगा? देखिए ये पता चल जाता है कैसे? बॉडी लैंग्वेज से और उसकी बातों से। हम फिर जब सवालात करते हैं उससे तो और अपने कोई सवाल चोर हो जिससे ना पता चले फिर? सवाल के जवाब में ही उलझ जाता है वो। अच्छा, लेकिन झूठ छुपता नहीं। जब आप गहराई में जाते हैं तो बिल्कुल जज कर लेते हैं उसी वक्त? 100%। थोड़ा टाइम लग जाता है, 10 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट, बट बॉडी लैंग्वेज भी बता देती है। उसके अलावा जब आप सवालात करते हैं और अपनी सवाल के जवाबों में उलझता है तो पता चल जाता है ही इज लाइंग। और कभी केस जीत ना सके तो लोग आए आपसे लड़ने के हमारे पैसे वापस करो, हम तो केस हार गए? कभी लोग आते हैं ना अपनी फी देखिए वापस जी, लेने? आज तक ऐसा हुआ इसलिए नहीं क्योंकि मैंने अपनी पूरी दिलो जान से केस लड़ा है। हाँ। तो जब भी आते हैं, हार भी जाते हैं, तो मुझे अगले फोरम के लिए इंगेज करते हैं डबल फीस दे के। अच्छा। क्योंकि वो खुश होते हैं मुझसे कि ये पूरा दिलो जान से लड़ा है हमारे लिए, और उन्होंने मुझे लड़ते हुए देखा है और उनको पता था कि इससे ज्यादा ये हमारे लिए कुछ कर नहीं सकता। कोई करता है वो जो हम फिल्मों ड्रामों में देखते हैं, एक दूसरे को डेयर दे रहे होते हैं कि मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूंगा, हरीफ वकील जो होते हैं आपके, जी जी, वो करते हैं ऐसे, चैलेंज करते हैं आपको? मुझे तो नहीं करते, बट आपके साथ कुछ क्यों नहीं हो रहा है? मैं ये देख रही हूँ कुछ भी नहीं हो रहा आपके साथ। हम आवाम के साथ तो ना होता कोई है। आपसे फी वापस ले रहा, ना कोई डिस्प्यूट नहीं, हो फी रहा, किसी ने ना वापस नहीं कोई ली। झगड़ा कर रहा, ना आपके ऊपर पुलिस वो जो कर रही होती है, क्या लाठी चार्ज कर रही मैंने होती आपको है। बताया कि मैं आई हैव नेवर बीन पार्ट ऑफ एनी पॉलिटिक्स। तो कहाँ होते हैं आपके? आपको कुछ भी फेस करने को नहीं मिल रहा पाकिस्तान में, जी कराची देखिए, में मैंने रहकर? बिल्कुल अपने जो है ना एक अपनी जो कहते हैं ना कि छोटी सी Boundaries है बाउंड्री आपकी। एक मेरी क्रिएटेड है, जो मेरे सेल्फ क्रिएटेड बाउंड्रीज हैं। हाँ। कि मैं कोर्ट सिर्फ अपने काम के लिए जाता हूँ, अपना केस चलाया, आर्ग्यूमेंट किए और अपने एसोसिएट्स को वहीं पर छोड़ दिया कि वो ऑर्डर बाद में मालूम कर लें, मैं वहां से निकल जाता हूँ, हेड बैक टू माय ऑफिस, अपना दफ्तरी काम और अगर करता हूँ। कभी किसी दोस्त का या किसी ऐसे वकील की आई कॉल के यार प्रेस क्लब के सामने मुजाहिरा कर रहे थे, आप पे टीयर गैस फेंक दी है, मार पिटाई हो रही है, आ जाओ, आई स्टे अवे फ्रॉम सच।
क्यों? तो इट डज नॉट अफेक्ट मी। तो आप अपने दोस्तों का साथ नहीं देंगे? तो दोस्तों को साथ और भी बहुत चीज़ों में देता रहता हूँ मैं, बट प्रेस क्लब के आगे खड़ा होना और ये वो, मतलब मैं समझता हूँ कि आई वुडंट वांट टू पर्सनली, इट्स अ पर्सनल थिंग कि मैं जाके वहाँ खड़े होते हो गलत कर रहे? नहीं, गलत नहीं कर रहे, वो अपने हकूक के लिए जा रहे हैं। तो आपको कभी अपना हक लेने का दिल नहीं चाहा, या ऐसे ही मिल गया सब कुछ आपको बहुत आसानी से मिल रहा है, मैं देख रही हूँ? नहीं, मुझे हारने पे भी फी मिल रही है आपको। मुझे हक लेने के लिए प्रेस क्लब बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो आप कहाँ जाते हैं हक लेने? और मेरा हक अगर है तो वो बहुत एक पर्सनल लेवल पे होगा। बिलफर्ज अगर मुझे आपसे अपना हक लेना तो मैं आप पे केस करूंगा। तो मुझे उसके लिए प्रेस क्लब के बाहर जाने की जरूरत ही नहीं। मुझे कानून ने एक दरवाजा दिया हुआ है कि भाई ये रेमेडी है, इधर चले जाएं। हाँ, फॉर अ ग्रेटर कॉज लोग प्रेस क्लब के बाहर जाते हैं, कुछ वकला, और वो एक बार की शक्ल में जाते हैं, अच्छा करते हैं। कोई वियर्ड केस देखा अपनी लाइफ में? बहुत ही वियर्ड। जी, एक इल्यूमिनाटी की हद का एक केस था हमारे पास जो एक आया था, और उसमें बंदा जो है वो हमारे पास खातून आई थी जिसकी ये एलिगेशंस थे कि मेरे साथ मेरा मियाँ बहुत जुल्म करता है और मेरी वीडियोस और बाकी दीगर चीज़ें जो है वो अपलोड की जाती हैं फॉर मनी एंड ऑल। ज़्यादा मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, बट शौहर उनका बड़ा कॉन्फिडेंट था, जिन्होंने कहा था कि जी मेरा ताल्लुक इल्यूमिनाटी से है और ये वो फलाना ढिमकाना है, और उसके बाद जो है वो बड़े कन्वीनियंटली छूट भी गया था। तो इस केस में बाद में मुझे ये पता चला था कि द वुमन वाज आल्सो इन्वॉल्व्ड विद द हस्बैंड इन सम वे और द अदर। तो मैंने ये केस So why she came to you if she was involved in that? देखिए, तब तक तो पर्दा फाश नहीं हुआ था ना। Okay. तो तब तक तो सामने सारी चीज़ें वो ब्लैक एंड वाइट दिख रही थी, बट आस्ते आस्ते जैसे जैसे चीज़ें पता चलना शुरू हुई थी तो बड़े सरप्राइजिंगली वन फाइन मॉर्निंग आई वोक अप एंड आई गॉट टू नो कि जी पार्टीज ने आपस में कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। इतना कुछ होने के बावजूद इतनी ज़्यादा फिजिकल वायलेंस थी कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। तो ये बड़ा वियर्ड केस था मेरी। So it means वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि वो केस रिजॉल्व हो गया। We can say, आप नहीं कहेंगे, मैं कह देती हूँ। कह सकते हैं। इल्यूमिनाटी इज अ कॉन्सेप्ट बेसिकली, इट हैज नथिंग टू डू विद यू चूजिंग इट, डिफरेंट चीज़ है। मैंने बड़ा पढ़ा है इसके बाद। अच्छा, तो फिर आपने उस केस को मतलब खत्म हो गया जी। वन फाइन मॉर्निंग आई वोक अप और पार्टी अमेरिका जा चुकी थी, दूसरा जो है वो गायब हो चुका था, उससे राब्ता नहीं हुआ, और उन्हें पता चला कि जी पैच्ड अप, कहानी खत्म हो गई जी, हम घर। अच्छा, ये जो आजकल वीडियोस और चीज़ों का एक बहुत ही अजीब सा वो चला हुआ है कि आपकी पर्सनल वीडियोस पे लोग आपको ब्लैकमेल करते हैं, उन लड़कियों के लिए, उन बच्चियों के लिए, खवातीन के लिए हम आपसे अवेयरनेस चाहेंगे इस बारे में कि वो किसके पास जा सकती हैं। कुछ लोग डर के खुदकुशी कर लेते हैं, कुछ लोग डर के हमारे बाप भाई को नहीं बताते। जैसे हमें कोई तंग करता था बाहर तो हम बहुत इजीली जाके अपने भाई को या पापा को बता देते थे कि ये हमें तंग कर रहा है, या हम यहाँ से नहीं गुजरेंगे, या हमें कॉलेज छोड़ने चले। तो एक होता है ना कि आपके हाथ में अगर 5 साल का लड़का भी उसने आपकी उंगली पकड़ी हुई है तो लोग डर रहे होते कि एक बॉय के साथ बाहर निकली जी। तो अगर आपके साथ इस तरह की कोई निजी जिंदगी से रिलेटेड चीज किसी औरत को फेस करनी पड़े तो वो सबसे पहले किसके पास जा सकती है, किस पे भरोसा कर सकती है कि बदनामी हुए बगैर उसका ये केस रिजॉल्व होगा और उसे इंसाफ मिलेगा? देखिए जी, अगर तो वर्क प्लेस पे होता है इस तरह की सेक्सुअल हैरेसमेंट तो फेडरल ओम्बड्समैन बनाया गया है जिसको फॉस्पा कहते हैं। वहाँ पर कोई भी खातून जो एम्प्लॉई है कहीं पे काम करती है वो अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करती है। उसके बाद फॉस्पा जो है वो नोटिस निकालता है और बाकायदा एक फुल फ्लेश्ड कार्रवाई होती है। और इन दिस सेम केस अगर कोई किसी खातून को कोई मर्द ब्लैकमेल कर रहा है या कोई दूसरी खातून ब्लैकमेल कर रही है कोई तस्वीरों से या कोई इस तरह की चीज़ से, जो साइबर क्राइम है, पहले साइबर क्राइम होता था वो NCCIA बन गया। इसका ऑफिस दारुल सेहत हॉस्पिटल की बिल्कुल साथ FIA बिल्डिंग में है साइबर क्राइम का। तो आप अपनी कंप्लेन वाले जा सकते हैं, अगर थ्रू वकील जाना चाहे तो थ्रू वकील भी जा सकते हैं। और साइबर क्राइम वाले जो हैं वो बड़े एफिशिएंटली बिल्कुल जी, बिल्कुल 100% बिल्कुल करते हैं। हमारी बातों का सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। एक और बहुत अहम सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे कि लोग अक्सर मुजरिमों से भागते हैं और जुर्म करने से भी भाग रहे होते हैं, तो क्या मोटिवेशन थी कि आप क्रिमिनल लॉयर बने? असल में जी मैं पुलिस बैकग्राउंड से ताल्लुक है मेरा। अच्छा। माय वालिद साहब, माय फादर रिटायर्ड एज एन IG। ओके। तो हमें बचपन से मुझे पुलिस में जाने का बहुत शौक था। तो क्राइम देखना और थाने और पुलिस कल्चर बड़े करीब से, हाँ बिल्कुल बहुत करीब से देखा था मैंने। तो क्रिमिनल केसेस से लोग अक्सर और बेशतर जो है वो घबराते हैं कि इसमें कुछ थ्रेट होगा, इसमें कुछ तरह की चीज़। मुझे एक्साइट करता था। तो शुरू से मैंने आपको जिस तरह बताया मेरा पहला केस ही मर्डर केस था एंड आई ऑलवेज वांटेड टू बी ए क्रिमिनल लॉयर।
ओके, तो अम्मी ने कभी रोका नहीं? जैसे माओ को जरा डर होता है ना कि ये नहीं करो, यहाँ मत जाओ, ऑलरेडी एक पुलिस वाले की वाइफ, तो उनको तो और खतरा होगा कि तुम इनके नक्शे कदम पे ना चलो, तो कभी रोका अम्मी ने? नहीं जी, कभी नहीं। हमने अपने अपने करियर के डिसीजंस बड़े इंडिपेंडेंटली लिए। खुद ली? जी बिल्कुल, खुद लिए। हम 3 भाई हैं, तीनों भाइयों ने अपने डिसीजंस बड़े इंडिपेंडेंट। और तीनों को आप लॉयर हैं और वो बाकी दो? मेरा से जो छोटा भाई है वो भी लॉयर ही है। अच्छा। जो सबसे छोटा भाई है मेरा वो भी IBS से ग्रेजुएट हुआ है। ओके, तो अब कभी ऐसा हुआ भाई का सामना हुआ हो कोर्ट में? कभी अल्लाह करे ऐसा हो, बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, बट हुआ नहीं है। हाँ, एक दूसरे को हेल्प जरूर करते केसेस में और एक दूसरे से गाइडेंस जरूर लेते। तो घर में तो हर वक्त अदालत चलती रहती होगी, आपस में वाले डिस्कशंस करते हैं या अवॉइड करते हैं ऑफिस की बातें घर में? ऑफिस से देखिए हम इतना एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं बातें करके कि घर आके हमें हिम्मत ही नहीं बचती कि किसी केस को डिस्कस करें। हाँ, बट इस तरह का कोई केस जो शाम में इवनिंग आवर्स में आया हो, नया केस हो, या जो 2 भाई मिलकर करना चाह रहे हो, तो उसके बारे में ऑफ एंड ऑन डिस्कशन होती रहती है, बट बड़े प्रोफेशनल लेवल पर बड़ी छोटी डिस्कशन होती और कभी ऐसा होता है कि आप किसी को भेजें, अपने भाई को रेफर करें कि आप उनसे पुनः मिलन? वो आपसे कम सी लेते होंगे ना जरा? मुझसे उस पर डिपेंड करता है, अगर फी कम ले या ना ले, बट मैं अपना कमीशन जरूर लगता हूँ है कि मैंने रेफर किया था ये केस। और गाइड वो ज्यादा कर रहे होते हैं आपको या वो कभी कभी? आप तो जाहिर है बड़े हैं, आप करते होंगे, लेकिन कभी छोटे भाई ने कोई ऐसा मशवरा दिया कि आपको हैरान रह गए हो? बिल्कुल बिल्कुल, हैरान की बात नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें मेरा जो छोटा भाई है वो मुझसे बेहतर है। अच्छा। तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स और कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें उसकी प्रैक्टिस मुझसे ज्यादा है। इट मींस यू हैव अ बिग हार्ट की यू आर एक्सेप्टिंग इट। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल करना भी चाहिए। और फर्ज करें जिस तरह साइबर क्राइम के कुछ केसेस हैं, मेरा जो छोटा भाई है उससे मैंने बहुत सीखा है। इनफैक्ट साइबर क्राइम की दुनिया में, केसेस की दुनिया में मैंने उसी से सीखा है और उसी की वजह से मैंने साइबर क्राइम के केसेस लेना शुरू किए। ओके। तो ऑब्वियसली आई गिव हिम हिज ड्यू शेयर ऑफ क्रेडिट, देना भी चाहिए। और अगर कभी कोर्ट में आप दोनों आमने सामने खड़े हो जाए एक दूसरे के हरीफ बन के? बहुत मजा आएगा। बहुत मजा आएगा। कौन जीतेगा? ये तो देखिए जी, केस तो फिर वो हार जीत क्लाइंट के ऊपर है। हाँ। कि किसका केस कितना स्ट्रांग है। उसमें इमोशनली कोई अटैचमेंट नहीं होगी किसी चीज? नहीं, आई वुड एंजॉय फाइटिंग अ केस अगेंस्ट माय ब्रदर। अच्छा है, मुझे मजा आए। आपस में लड़ाई होती है कभी किसी केस को, जैसे आप डिस्कस कर रहे हैं प्रोफेशनल लेवल पे आई एम टॉकिंग अबाउट, तो कभी आपस में आप दोनों की राय अलग हो तो उस बात पे बहस होना? देखिए जी, मेरा छोटा भाई जो है वो मुझसे बड़ा लुक अप टू करता है मुझे, और उसको वही चीज़ समझता है कि मेरी उससे ज़्यादा नॉलेज है। ऑब्वियसली मैं उससे 3 साल बड़ा हूँ, तो जहाँ पर कोई ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे मैं इसको सही से गाइड नहीं कर पाता, तो वहाँ मैं खुद भी हेल्प लेता हूँ किसी से, ताकि इसका मेरे मशवरे, गलत मशवरा देने से इसका काम खराब ना हो जाए। तो ये चीज़ चलती रहती है। खवातीन ज़्यादा फंसी होती हैं जो आपकी क्लाइंट्स होती हैं या मर्द हजरात? जी, खवातीन अगर फंसी होने पाए तो मर्द हजरात करीब भी नहीं गुजरते उनसे, और बड़े अजीब अजीब तरह के केस से उनकी एक्सपेक्टेशंस होते हैं जो आप सोच के हैरान हो जाते हैं कि आप चाह क्या रहे हो। उनको कन्विंस करना थोड़ा मुश्किल भी होता है। जी, उनको मना करना मुश्किल होता है कि मैं आपका केस नहीं ले सकता, क्योंकि वो आसमान से तारे तोड़ लाने वाली बात होती है जो वो चाहती हैं और आप वो नहीं कर सकते। तो उनको कन्विंस करना कि मैं आपका केस नहीं ले सकता, वो ज्यादा डिफिकल्ट होता है, इंस्टेड ऑफ उनका केस लेके उनको। कुछ ऐसा हुआ जैसे फिल्मों में होता है कि आपने केस मना किया, वो रोज बाहर बेंच पे बैठ के इंतजार कर रही है और रोज कहती है केस ले लो, केस ले लो? ये देखिए वकील बड़े, हाँ। हम मना करेंगे किसी दूसरे के पास चली जाएंगी। इतनी कंसिस्टेंट कोई भी नहीं मिली आपको आज तक? नहीं, कोई क्लाइंट नहीं, ऐसी कोई क्लाइंट नहीं। ना मेल ना फीमेल? ना मेल ना फीमेल। थैंक यू सो मच अली शेर, आप हमारे प्रोग्राम में आए और यकीनन जितने भी लोग देख रहे होंगे उनके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन बिल्कुल नई होगी और कुछ के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगी। और थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर। अगर आप भी अपनी जिंदगी में किसी प्रॉब्लम से उलझ रहे हैं, आपके साथ कोई मसला है जो आपको लगता है कि किसी लॉयर को लड़ना चाहिए, तो आपकी स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा है जो अली शेर का बिल्कुल भी नहीं है लेकिन उनके ऑफिस का है। इस नंबर को नोट कीजिए और आप अपने प्रॉब्लम इस नंबर पे नोट करवा के अपने केसेस लड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले शो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।